नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी सास ने अपना मकान और सारी संपत्ति मेरे पति के नाम कर दी थी, क्योंकि ससुर जी के जाने के बाद मेरा पति अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था और अब वह उस संपत्ति को बेचकर अपना कारोबार करना चाहता था। लेकिन जैसे ही संपत्ति उसके हाथ लगी, पति का व्यवहार बदल गया। अब वह अपनी माँ को बोझ समझने लगा, जहाँ तक कि घर में उनके रहने के लिए भी जगह नहीं थी। मेरे पति उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पति के बॉस ने हमारी पूरी फैमिली को खाने पर बुलाया। हम सब पार्टी में पहुंचे तो वहाँ बड़े बड़े अफसर मेरी सास के साथ बैठे थे। बॉस ने मेरे पति को एक कागज दिया और कहा, स्टेज पर जाकर इसे पढ़ो। पति ने जैसे ही स्टेज पर चढ़कर कागज खोला, उसकी आंखें हैरानी से फट गई, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही सीधे और मध्यम वर्ग के परिवार से था। इसीलिए इतने बड़े और अमीर घर में कदम रखते हुए मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं इन लोगों का स्वभाव कैसा होगा और मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। लेकिन मेरी यह सारी घबराहट मेरी सास माँ जी ने पहले ही दिन दूर कर दी थी। मुझे याद है, शादी के अगले दिन जब मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने के इरादे से रसोई में गई तो माँ जी ने पीछे से आकर तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे पगली लड़की, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और तू चूल्हे के पास आ खड़ी हुई है। चल शाबाश, जाकर आराम कर। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बड़ी बहू इस घर पर राज करेगी। और सच में उन्होंने मुझे रानी की तरह रखा। दिन भर वह मुझसे कोई भी भारी काम नहीं करवाती थी और अगर मैं करने लगती तो मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा देती थी। ससुर जी भी शाम को दुकान से आते तो मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा, कभी फल तो कभी मिठाई जरूर लाते थे। मेरा पति राकेश घर का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता था। लेकिन माँ जी और पापा जी के रहते हुए उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह मुझसे ऊंची आवाज में भी बात करे। उस समय यह घर मुझे स्वर्ग का टुकड़ा लगता था, जहाँ सिर्फ प्यार और शांति थी। फिर वह दिन भी आया जब मैंने माँ जी को खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन तो माँ जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और दान किया। बहू, तुम सीढ़ियाँ मत चढ़ना, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ, तुम बस आराम करो। माँ जी हर समय मेरे आगे पीछे घूमती और मेरी पसंद का खाना बनाती। मैं अक्सर उनसे कहती, माँ जी आप खुद बुजुर्ग हैं, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो वह हंसकर कहती, तू मेरे पोते को दुनिया में ला रही हो, तेरी सेवा नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। और जब मेरा बेटा आरव पैदा हुआ तो पापा जी ने अपनी दुकान और फैक्ट्री के सभी मजदूरों को 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह दी थी। आरव तो जैसे माँ जी की जान बन गया था। वह उसे सारा दिन गोद में लिए घूमती और उसकी छोटी छोटी शरारतों पर खुश होती। जिंदगी बहुत शांति और खूबसूरती से गुजर रही थी। लेकिन इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है और हालात कैसे बदल जाते हैं, यह मुझे तब समझ आया जब कुछ सालों बाद घर में आदित्य और समीर की शादियां हुई। निशा और किरण इस घर में नई बहुएं बनकर आई। दोनों बहुत तेज, चालाक और दुनियादारी वाली थी। उनके आते ही घर का नक्शा ही बदल गया। शुरू में तो वह बहुत मीठी बनकर आई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने रसोई से लेकर बैठक तक अपनी राजनीति शुरू कर दी। एक दिन रसोई में निशा बोली, भाभी आप तो बहुत बोली हैं, सारा दिन रसोई की गर्मी में खड़ी रहती हैं और माँ जी आपको अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। हमसे तो ये सब नहीं होगा, हम तो अपने पतियों से कहेंगे कि हमारे लिए नौकर रखवा दें। मैंने कहा, निशा माँ जी बड़ी हैं और उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वह हंसकर बोली, भाभी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थोड़ी है ना, हम भी इस घर की बहुएं हैं। कल मैंने सब्जी में थोड़ा नमक तेज कर दिया तो पूरे घर के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। दूसरी तरफ किरण भी पीछे नहीं थी। वह अक्सर अपने पति समीर के कान भरती रहती थी। एक दिन मैंने सुना वो कह रही थी, हमारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, सारा कंट्रोल तो माँ जी और बड़ी भाभी ने संभाल रखा है। तुम सारा दिन दुकान पर पापा जी की डांट सुनते हो और मैं यहाँ सास के ताने सुनती हूँ। कब तक हम गुलामों की तरह रहेंगे।
भाइयों से बात करो और पापा जी से अपना हिस्सा मांगो। इन रोज रोज की बातों और तानों ने घर का सुकून खत्म कर दिया था। मैं जो शुरू में माँ जी के साथ थी वो भी थक गई। सोचा अगर साथ दूंगी तो देवरानियां जीना हराम कर देंगी। धीरे धीरे मैंने भी घर के कामों से हाथ खींच लिया। मुझे भी लगने लगा कि माँ जी की सेवा करके कुछ नहीं मिलेगा। मैंने चुप्पी साध ली और तमाशे की दर्शक बन गई। इस माहौल में मेरा 8 साल का बेटा आरव ही माँ जी की खुशी था। वो स्कूल से आते ही दौड़कर दादी के पास जाता था। एक दिन निशा ने ताना मारा, भाभी आपने बच्चे को बूढ़ी के गले मर दिया है ताकि आराम कर सको। किरण भी बोली, माँ जी ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। मुझे गुस्सा आया तो मैं आरव को खींचकर ऊपर ले गई और कहा, दादी के पास मत जाना, वो बीमार हैं। माँ जी ने दरवाजे से सब देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सोचती हूँ तो दिल दुखता है कि मैंने अपनी शान के लिए अपने बच्चे को उस दादी से दूर कर दिया जिसने उसे इतना प्यार दिया। समय बीतता गया और पापा जी की दुकान फैक्ट्री चलती रही, लेकिन तीनों भाइयों की नज़र संपत्ति पर थी। एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर आया। उसने कहा, ये मकान मुख्य बाजार में है, इसे बेचकर आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप अच्छे इलाके में बंगला ले लो और कारोबार बढ़ाओ। तीनों भाइयों की आंखों में लालच था, लेकिन पापा जी ने कहा, ये घर सिर्फ मकान नहीं है, यहाँ मेरे बच्चों का बचपन बीता है। जब तक जान है मैं इसे नहीं बेचूंगा, चाहे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए। डीलर निराश होकर चला गया। उस रात तीनों भाई चुपके से बात कर रहे थे। राकेश बोला, पापा जी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जब तक ये जिंदा हैं हम तरक्की नहीं कर सकते। आदित्य और समीर भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पापा जी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पापा जी को सदमा लगा। उनके हाथ से गिलास गिर गया। हम दौड़े तो देखा पापा जी सीना पकड़कर गिर पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनकी मौत ने घर की नींव हिला दी। लेकिन बेटों के दिल में दुख से ज़्यादा संपत्ति मिलने की खुशी थी। पापा जी के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। 13वीं के बाद ही निशा और किरण ने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन निशा बोली, अब दुकान फैक्ट्री का क्या सोचा, सारा बोझ आप पर है। राकेश बोला, मैं सब अपने हाथ में लूँगा, पुराने मुंशी को निकालूंगा। यह सुनते ही समीर तनकर बोला, भाईजान अकेले क्यों संभालेंगे, मेहनत तो हम भी करते हैं। पापा जी के बाद हमारा भी बराबर का हक है। आदित्य भी कूद पड़ा। तीनों में जोर से बहस होने लगी। जिस घर में कभी ऊंची आवाज नहीं हुई थी वहां पैसों के लिए चीख पुकार मच गई। किरण बोली, बड़े होने से आप हमारा हक नहीं मार सकते। पापा जी के समय में जो होता था वो अलग बात थी, लेकिन अब हम सबके अपने अपने खर्च हैं। और वैसे भी इस घर का भी तो कोई फैसला होना चाहिए ना। हम कब तक ऊपर वाले छोटे से हिस्से में गुजारा करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर इतना बड़ा हिस्सा तो माँ जी ने अकेले घेर रखा है। मैंने चौंक कर किरण की तरफ देखा। मेरे दिल में भी काफ़ी समय से ये लालच था कि किसी तरह मुझे ग्राउंड फ्लोर मिल जाए ताकि मैं अपनी मर्जी से घर सजा सकूं और माँ जी के पास आने वाले मेहमानों की झंझट से बच सकूं। निशा ने तुरंत किरण की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, बिल्कुल ठीक कह रही है किरण, हम दोनों बहुएं ऊपर गर्मी में मरती रहती हैं और माँ जी नीचे इतने बड़े कमरे और बैठक में अकेले मजे करती हैं। आखिर अब हमें भी कुछ सुख से सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। हमने अपने पतियों को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी कि हमें अलग घर चाहिए या फिर पूरा ग्राउंड फ्लोर हमारे हवाले किया जाए। राकेश जो घर का बड़ा था लेकिन बहुत कमज़ोर फैसला लेने वाला था, वो भी मेरी और बाकियों की बातों के दबाव में आ गया। घर में रोजाना इसी तरह झगड़े होने लगे। कभी रसोई में खाने पर लड़ाई तो कभी दुकान के पैसों पर बहस। माँ जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उनकी दवाइयों का खर्चा अब हम सबको भारी बोझ लगने लगा था। मैं भी इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी और चाहती थी किसी तरह ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। फिर एक दोपहर जब माँ जी सो रही थी, निशा ने एक बहुत चालाकी भरी सलाह दी जिसने हमारी खुद गर्जी को नया रास्ता दिखाया। हम तीनों बहुएं बैठक में बैठी सब्जी काट रही थी। तब निशा ने मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज में कहा,
भाभी, मैं कई दिन से एक बात सोच रही थी। देखिए, पापा जी तो नहीं रहे, माँ जी सारा दिन अकेली रहती हैं, उनका भी मन घबराता होगा। हम तो उन्हें समय दे नहीं सकते क्योंकि हमें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो क्यों ना माँ जी को शहर के इस नए वीआईपी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दें। ये सुनकर मेरे हाथ से चाकू छूट गया और मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। निशा, क्या कह रही हो तुम? वृद्धाश्रम में लोग क्या कहेंगे और राकेश क्या सोचेगा? निशा तुरंत मुस्कुराई और बोली, अरे भाभी, लोग क्या कहेंगे छोड़ो। वृद्ध आश्रम में वो ज्यादा खुश रहेंगी, वहाँ उनकी उम्र की औरतें होंगी, दिल लगा रहेगा, सारी सुविधा होती है, वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं और वैसे भी उनकी दवाइयों और बीमारियों का खर्चा हमसे रोज रोज बर्दाश्त नहीं होता। अगर हम उन्हें वहाँ भेज दें तो ग्राउंड फ्लोर भी पूरा खाली हो जाएगा। आप और भाईजान आराम से वहाँ शिफ्ट हो जाना और हम दोनों देवरानियाँ बैठक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेंगी। सबका फायदा है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। किरण भी जोश में आकर बोली, हाँ भाभी, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बस किसी तरह भैया को मनाइए, समीर और आदित्य को तो हम समझा लेंगे। रोज रोज के इस झगड़े से एक बार में जान छुड़वाना बेहतर है। उस दिन मेरा दिल थोड़ी देर के लिए मुझे धिक्कारता रहा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का लालच और रोज रोज के झगड़ों से छुटकारा पाने की इच्छा ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैंने चुपचाप उनकी बेशर्म सलाह पर हाँ भर दी। जब रात को मैंने राकेश से इस बात का जिक्र किया तो वो पहले थोड़ा हिचकिचाया, परेशान होकर बोला, साइमा, लोग बातें बनाएंगे कि बेटों ने बूढ़ी माँ को बोझ समझकर घर से निकाल दिया। लेकिन मैंने उसे समझाया, राकेश, हम कौन सा उन्हें धक्के देकर निकाल रहे हैं, हम तो उनकी भलाई और सेहत के लिए उन्हें अच्छी जगह भेज रहे हैं। और फिर सोचो, हमें पूरा ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा। तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम नीचे आराम से रहो। राकेश भी मेरी बातों में आकर मान गया। अगले ही दिन समीर और आदित्य ने भी इस योजना पर हामी भर दी। हम सब ने मिलकर अपनी सगी माँ को बोझ समझकर घर से निकालने का ये बेरहम फैसला पक्का कर लिया था। और हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे थे जब माँ जी इस घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। मेरे इन्हीं गंदे ख्यालों का सिलसिला ड्राइंग रूम की घंटी की तेज आवाज़ से टूटा। मैं एकदम चौंक कर सीधी बैठ गई। मेरे साथ राकेश, आदित्य और समीर भी घबराकर खड़े हो गए। निशा और किरण के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। राकेश ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर पापा जी के पुराने वकील एडवोकेट शर्मा जी खड़े थे। उनके हाथ में एक पुराना चमड़े का ब्रीफ केस था और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता और सख्ती थी। आइए शर्मा जी, हम तो सुबह से परेशान हैं कि ये सब क्या है, राकेश ने उनसे हाथ मिलाते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। शर्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से चलते हुए ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। उनकी तेज नज़रों ने हम सबका जायजा लिया और फिर उनकी नज़रें बाहर बैठक में रखे उन बैग्स पर जम गई जिनमें मैंने थोड़ी देर पहले माँ जी का सामान पैक किया था। वो बैग्स देखकर शर्मा जी की आंखों में गुस्सा और अफसोस भर आया। शर्मा जी, प्लीज़ बताइए, ये क्या माजरा है? राकेश ने वो पीला लिफाफा और वसीयत का कागज उनके सामने मेज पर रखते हुए कहा। साइमा को आज माँ जी की अलमारी के नीचे से ये कागज मिला है जिस पर पापा जी ने लिखा है कि ये घर उनका नहीं है। आप तो पापा जी के हर कानूनी काम देखते थे, तो कृपा करके बताइए, अगर ये मकान पापा जी का नहीं है तो फिर किसका है? हम उनकी औलाद हैं और हमारा इस संपत्ति पर पूरा हक बनता है। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और चश्मा ठीक करते हुए बहुत ठंडे और साफ लहजे में बोले, ये कोई मजाक नहीं है राकेश। तुम्हारे पिताजी पिछले 1 साल से तुम लोगों की हरकतें, दुकान पर तुम्हारी नाफरमानी और घर में अपनी पत्नी की हो रही बेइज्जती बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके मरने के बाद तुम लोग अपनी सगी माँ के साथ क्या सलूक करोगे, इसीलिए उन्होंने ये कागज जानबूझकर अलमारी के नीचे छुपाया था। वो जानते थे कि तुम लोग एक दिन अपनी माँ को इस घर से निकालने के लिए उसका सामान जरूर पैक करोगे, तब तुम्हें ये कागज मिलेगा और तुम्हारा सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनते ही आदित्य, जो देर से बेचैन हो रहा था, आगे बढ़ा और बोला,
वकील साहब पहेली मत बुझाइए। अगर पापा जी ने गुस्से में दुकान या फैक्ट्री का हिस्सा किसी संस्था को दे दिया है तो बता दीजिए, लेकिन ये मकान तो हमारा है ना। निशा भी पीछे से बोली, हाँ वकील साहब जल्दी बताइए, हमने तो आज माँ जी को वृद्धाश्रम भेजने की सारी तैयारी कर ली है और दोपहर को नया फर्नीचर भी आने वाला है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। शर्मा जी निशा की इस बेशर्म बात पर कड़वी मुस्कान के साथ आदित्य और निशा की तरफ देखा और बोले, आदित्य तुम बात समझो, तुम्हारे पिताजी ने ये मकान किसी के नाम नहीं किया और ना ही किसी संस्था को दिया है, क्योंकि जो चीज़ इंसान की अपनी होती ही नहीं है वो किसी के नाम कैसे कर सकता है। ये सुनते ही पूरे कमरे में जैसे बम फट गया। हम सबके चेहरे का रंग उड़ गया। राकेश ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या मतलब है आपका? क्या पापा जी ने वो मकान उस प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया था जो पिछले दिनों आया था? आप खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर हमारा हिस्सा तो है ना, हम कैसे मान ले कि ये मकान पापा जी का नहीं था? शर्मा जी ने अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से एक मोटी फाइल निकालकर मेज पर रखी। हम सबकी तरफ देखकर बोले, इस घर का एक जीता जागता असली मालिक मौजूद है जिसके पास इस घर के पूरे और पक्के कानूनी कागजात हैं और ये मकान शुरू से ही उसी मालिक के नाम पर है। ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई, सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। राकेश ने मुश्किल से थूक निगला और कहा, आपका मतलब है ये मकान हमारे पापा का है ही नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं? हम बचपन से इस घर में रहे हैं, ये मकान मेरे पापा का ही है। शर्मा जी ने सख्ती से मना करते हुए कहा, राकेश इस घर की असली मालकिन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। ये मकान भाभी का है। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में खड़े तीनों बेटों और तीनों बहुओं के चेहरे ऐसे सफ़ेद पड़ गए जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। समीर गुस्से से लाल होकर बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, ये मकान तो पापा जी ने खुद बनवाया था। हमने तो बचपन से यही सुना है, ये कैसे हो सकता है कि पापा का मकान ही ना हो और माँ के नाम पर हो। शर्मा जी ने समीर की तरफ सख्ती से देखा और आवाज़ में कड़ापन लाकर बोले, हाँ मकान तुम्हारे पिताजी ने बनवाया था, ईंट और गारा उनका था, लेकिन ये ज़मीन और इस मकान की असली रजिस्ट्री तुम्हारे पिताजी के नाम पर कभी थी ही नहीं। जब तुम लोग बहुत छोटे थे और तुम्हारे पिताजी का कारोबार बिल्कुल डूब गया था, उस वक्त तुम्हारी माँ ने अपने जेवर और मायके से मिली ज़मीन बेचकर ये जगह खरीदी थी और तुम्हारे पिताजी को दोबारा कारोबार खड़ा करने के लिए अपने पास से पैसे दिए थे। लेकिन इस महान औरत ने कभी ज़िंदगी में तुम्हारे पिताजी को ये एहसास नहीं दिलाया कि ये घर उसका है। उसने सारी ज़िंदगी तुम बेटों के सामने तुम्हारे बाप की इज्जत कायम रखी ताकि तुम लोग अपने बाप को इस घर का मुखिया समझो और उनकी इज्जत करो। तुम्हारी माँ ने अपने पति की इज्जत के लिए अपनी मालकियत सारी ज़िंदगी छुपा कर रखी और बदले में तुम लोगों ने उस महान माँ को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। शर्मा जी की ये बातें सुनकर हमारे दिलों पर जैसे हथौड़े पड़े हों। ड्राइंग रूम का माहौल इतना भारी हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। निशा और किरण तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। शर्मा जी ने एक और बात कहते हुए कहा, एक बात और सुन लो तुम सब, आपके पिताजी जानते थे कि तुम लोग कितने लालची हो। जिस रात उन्हें हार्ट अटैक आया था उस रात वो तुम तीनों भाइयों की सारी बातें सुन चुके थे कि तुम लोग कैसे उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी को अंदाज़ा हो गया था कि उनके जाते ही तुम लोग अपनी सगी माँ को मोहताज कर देंगे, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले अपनी दुकान और फैक्ट्री का 50% हिस्सा भी कानूनी तौर पर भाभी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। ये बात सुनकर तीनों भाइयों की टांगें कांपने लगी। वो दुकान और फैक्ट्री जिसे वो अपना पूरा हक समझ रहे थे, अब उसका आधा हिस्सा भी उनके हाथ से जा चुका था। उनका घमंड और लालच जो थोड़ी देर पहले उनके चेहरे पर था, वो एक पल में मिट्टी में मिल गया। शर्मा जी ने मेरी तरफ देखा और धीमी लेकिन साफ आवाज़ में बोले, जहाँ तक इस मकान की बात है तो भाभी ने खुद अपनी खुशी से पिछले साल फैसला किया था
और तुम्हारे पिताजी ने हाँ की थी कि उनके मरने के बाद ये मकान उनके इकलौते पोते आरव के नाम हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ वही एक मासूम बच्चा है जिसने अपनी दादी से सच्चा प्यार किया है। लेकिन कान खोल कर सुन लो तुम सब, वसीयत के मुताबिक जब तक भाभी जिंदा है इस मकान की एक एक ईंट की मालिक वो खुद हैं। आरव को ये घर सिर्फ उनके बाद मिलेगा और तब तक इस घर का पूरा कानूनी और प्रशासनिक कंट्रोल भाभी के हाथ में रहेगा। ये सुनते ही किरण और निशा के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी छत और अपना भविष्य दोनों डूबते हुए महसूस हो रहे थे। शर्मा जी खड़े हो गए और ब्रीफ केस बंद करते हुए बहुत सख्त लहजे में बोले, तुम्हारे पिताजी का आखिरी पैगाम था कि अगर तुम लोगों ने भाभी को इस घर से निकालने की जरा सी भी कोशिश की या उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ दी तो वो एक फ़ोन कॉल पर पुलिस बुलाकर तुम सबको इस घर से बेदखल कर सकती हैं। तुम लोग उसी वक्त सड़क पर आ जाओगे और तुम्हारे पास कोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर शर्मा जी ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद ड्राइंग रूम में कुछ देर के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। हम सब मूर्ति बने अपनी जगह खड़े थे। दिमाग कोई बात मानने को तैयार नहीं था। सबसे पहले इस खामोशी को निशा की तेज और चुभने वाली आवाज़ ने तोड़ा। वो तूफान की तरह फट पड़ी और सीधा मेरी तरफ देखकर चीखने लगी, ये सब इस साइमा भाभी की साजिश है। ये ड्रामेबाज शुरू से ही माजी की चमची बनी हुई थी। इसने अपने बच्चे के नाम करोड़ों का घर करवाने के लिए ससुर और सास पर जरूर कोई जादू टोना किया होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा जी सारा घर एक 8 साल के बच्चे के नाम कर जाएं और हमें सड़क पर छोड़ दें। किरण ने भी तुरंत निशा का साथ दिया और रोते हुए समीर के गले पड़ गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने भाइयों से हिस्सा मांगो, लेकिन आप तो हमेशा पापा जी के आगे भीगी बिल्ली बने रहते थे। अब देखो क्या मिला है हमें। सारी जिंदगी की कमाई ये बड़ी भाभी और इसका बेटा ले उड़े हैं और हम यहाँ भिखारियों की तरह खड़े हैं। मैं तो एक दिन भी इस घर में नहीं रहूँगी जहाँ मुझे माजी और इस साइमा भाभी की मोहताजी करनी पड़े। उन दोनों की जहरीली बातों ने ड्राइंग रूम में तूफान खड़ा कर दिया। आदित्य ने गुस्से से आगे बढ़कर राजेश का गिरेबान पकड़ लिया और चीख कर बोला, भाई ये सब आपकी बीवी की करतूत है। आपने जानबूझकर अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ा हुआ था ताकि वो उनकी जायदाद हथिया ले और हमें कानों कान खबर ना हो। आज अगर हम सड़क पर आए हैं तो इसकी जिम्मेदार आप और आपकी बीवी हैं। राकेश ने भी आदित्य का हाथ झटका और गुस्से से बोला, बकवास बंद करो आदित्य, मुझे खुद इस बात का आज पता चला है और अगर माजी ने घर आरव के नाम किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम लोग तो खुद भी माजी से जान छुड़वाना चाह रहे थे, अब भुगतो अपना किया हुआ। समीर भी बीच में कूद पड़ा। तीनों भाइयों में ऐसी गंदी गाली गलोच और हाथापाई शुरू हो गई कि पूरे घर में हंगामा मच गया। निशा और किरण खड़ी होकर अपने पतियों को कोस रही थी और मुझ पर तानों के तीर बरसा रही थी। वो दोनों देवरानियां जो थोड़ी देर पहले ब्यूटी पार्लर से सपने देख रही थी, अब अपने बाल नोच रही थी। लालच और हवस ने आज इस घर के सारे रिश्तों को तार तार कर दिया था और वो तीनों भाई जो पापा जी की मौत पर खुश थे, आज एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। इस शोर और तूफान के दौरान मैं बिल्कुल शांत खड़ी थी। मेरे कानों में निशा और किरण के ताने पड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरा दिल जो पिछले कई महीनों से लालच और खुद गर्जी की गहरी नींद सोया हुआ था, आज मुझे जोरदार थप्पड़ मारकर जगा रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सी टूट फूट हो रही थी। मैं सोच रही थी माजी कितनी महान औरत है, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने नाम का घर पति के नाम करके रखा, जिन्होंने मेरी हर बदतमीजी, मेरी हर खुद गर्जी को खामोशी से बर्दाश्त किया और फिर भी मेरे इस बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर दिया। और मैं कितनी घटिया खुद गर्ज हो गई थी कि मैं चंद तानों और ग्राउंड फ्लोर के लालच में उसी सास का सामान वृद्धाश्रम के लिए पैक कर रही थी। मुझे अपनी इस चुप्पी, अपनी मतलब परस्ती और अपने लालच पर इतनी शर्म और घिन आने लगी कि मेरा दिल चाहा जमीन फटी और मैं उसमें समा जाऊं। कमरे में हो रहा शोरगुल और भाइयों की लड़ाई मेरे लिए बेमायने हो चुकी थी,
क्योंकि मेरे अंदर चल रहा पछतावे का तूफान उससे कहीं ज़्यादा तेज और तकलीफ दे था। आदित्य और समीर एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और राकेश उन्हें छुड़वाने की बजाय खुद भी लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। निशा और किरण की चुभती आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले तक एक बूढ़ी माँ को घर से निकालने के प्लान बना रहे थे, लेकिन अब जायदाद हाथ से निकलती देखकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। आदित्य चीख रहा था, भाई ये सब आपकी और आपकी बीवी की साजिश है ताकि सारा घर आपके बेटे के नाम हो जाए। राकेश भी पलट कर जवाब दे रहा था, मुझे खुद अभी शर्मा जी से ये सब पता चला है। समीर ने भी बीच में कूद कर कहा, हाँ तो माँ जी को निकालने का मशवरा भी तो आपकी बीवी और निशा का था। आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि हम सब माँ जी के खिलाफ हो जाएं। मुझे इन सबको इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालते देखकर बहुत घृणा हो रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था कि इस पागलपन को कैसे रोकूं। मैं शर्मा जी की बताई सच्चाई के बोझ तले दबती जा रही थी कि माँ जी ने किस तरह सारी जिंदगी खामोश कुर्बानी में गुजार दी। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर हमारे लिए ये शर्त बनाई, पति की इज्जत रखी और हमने उन्हें क्या सिला दिया। उसी शोर शराबे के दौरान अचानक दरवाजे पर एक छोटी सी सिसकी आई। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा तो मेरा 8 साल का बेटा दरवाजे पर खड़ा था। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और हाथों में माँ जी की वही पुरानी लकड़ी की फोटो थी। उसको रोता देखकर मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए। वो भागता हुआ आया और मेरी टांगों से लिपट कर रोते हुए बोला, मम्मा दादी रो रही हैं, आप उन्हें घर से मत निकालना। अगर दादी चली गई तो मैं भी उनके साथ वृद्ध आश्रम चला जाऊंगा। मैं दादी के बिना नहीं रहूंगा। बच्चे की इस मासूम बात ने ड्राइंग रूम की लड़ाई पर जैसे ब्रेक लगा दिया हो। राकेश, आदित्य और समीर के हाथ रुक गए और निशा और किरण भी खामोश हो गई। सबकी नजरें अभी पर टिक गई। मेरे सब्र का बंधन जो देर से टूट रहा था वो अभी की बात पर आंसुओं की सूरत बह निकला। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोए बिना रह ना सकी। अभी के इन चंद शब्दों ने मेरे दिल पर पड़े लालच की परत उतार फेंकी थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और एक झटके से खड़ी हो गई। बस करो आप सब, बहुत हो गया। मेरी इस कड़क आवाज़ पर हर कोई हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने दुख और गुस्से से कहा, शर्म आनी चाहिए हम सबको। हम इन दीवारों के लिए लड़ रहे हैं जिसकी असल मालकिन को हम धक्के देकर निकालने लगे थे। राकेश बोला, साइमा तुम बीच में मत बोलो, ये हमारी जायदाद का मामला है। लेकिन मैंने सख्त लहजे में उसकी बात काट दी। कौन सा घर राकेश? वो घर जो तुम्हारी माँ ने अपने जेवर बेचकर लिया था और सारी जिंदगी पति की इज्जत रखने के लिए तुम्हें नहीं बताया। आज तुम लोग उसकी जायदाद के लिए गिरेबान पकड़ रहे हो। मुझे गिन आ रही है खुद से और तुम सब से। मैं तेजी से ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर बैठक में आ गई। बैठक में वो सूटकेस रखे थे जिनमें मैंने अपने हाथों से माँ जी का सामान पैक किया था। मैं सीधी वहाँ गई और जमीन पर बैठकर जल्दी जल्दी उनकी जिपें खोलने लगी। मैंने माँ जी के कपड़े और दवाइयाँ निकालनी शुरू कर दी। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे और आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। निशा और किरण भी मेरे पीछे आ गई। निशा तंज भरे लहजे में बोली, वाह भाभी क्या बात है, अब तो आपको घर मिल गया ना। आपका बेटा करोड़ों की जायदाद का वारिस बन गया तो अब तो आप सास की चमची बनेंगी ताकि उन्हें मुट्ठी में रख सकें। किरण ने भी ताना दिया, भाभी आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हमें ब्यूटी पार्लर के सपने दिखाकर खुद सारा महल हथिया लिया और अब बड़ी नेक बन रही हो ताकि माँ जी को दिखा सके आप कितनी अच्छी बहू हैं। इन तानों पर मेरे अंदर आग भड़क गई। मैंने खड़े होकर दोनों देवरानियों की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, अपनी ये जहरीली जुबान बंद रखो। ये घर मेरे बेटे को नहीं मिला बल्कि मेरी महान सास का है और कान खोलकर सुन लो, जिसने भी यहाँ रहना है माँ जी की इज्जत करके रहेगा। कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बनेगा और कोई वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। अगर तकलीफ है तो दरवाज़ा खुला है। तुम लोग अभी अपना सामान पैक करो और जा सकती हो। मेरी इस बेबाक आवाज़ पर निशा और किरण के चेहरे लटक गए। उसी वक्त राकेश, आदित्य और समीर भी बैठक में आ चुके थे। राकेश ने मेरी बात सुनी तो उसके अंदर का सोया हुआ बेटा जाग उठा।
वो मेरे साथ खड़ा होकर बोला, साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लालच में अंधे हो गए थे। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी और अगर किसी को एतराज है तो वो जा सकता है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और आज के बाद अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगा। राकेश के इस सख्त रवैये ने आदित्य और समीर को भी शर्मिंदा कर दिया। आदित्य ने सर झुका लिया और बारी लहजे में बोला, भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जायदाद के नशे में हम भूल गए कि माँ जी कितनी महान औरत है। मकान उनके नाम था लेकिन सारी जिंदगी हमें एहसास नहीं होने दिया ताकि हमें ये ना लगे कि हमारे पापा की कोई हैसियत नहीं। पापा जी तो सिर्फ हमें हमारी हवस से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। समीर ने भी किरण की तरफ गुस्से से देखा और बोला, हाँ भाई, शर्मा जी की बातों ने हमारी भी आंखें खोल दी हैं। माँ जी ने अपना घर पापा जी के नाम से चलाया और हम कितने घटिया बेटे हैं कि उस माँ को निकालने का प्लान बना लिया। हम तो इस काबिल ही नहीं हैं कि वो हमें माफ़ करे। निशा और किरण ने जब देखा कि पति सुधर गए हैं और साजिश नाकाम हो चुकी है तो वो भी सर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्हें समझा गया था कि अब उनकी राजनीति नहीं चलेगी और कानूनी तौर पर उनका कोई हक नहीं है। हम सब धीरे धीरे कदमों के साथ माँ जी के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था। हमने अंदर झांका तो वो पूजा की चटाई पर बैठी हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी। चेहरे पर आंसू थे लेकिन होंठों पर अब भी बच्चों की सलामती की प्रार्थनाएं थी। मुझसे बाहर खड़ा नहीं रहा गया। मैं रोती हुई कमरे में दाखिल हुई और सीधा उनके कदमों में जा बैठी। मैंने उनके हाथ चूमे और सिसकियों के साथ कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने मोहब्बत का सिला आपको वृद्धाश्रम भेजकर देना चाहा। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी खामोश कुर्बानियाँ नज़र ही नहीं आई। कृपा करके मुझे कोई भी सज़ा दे दें, लेकिन मुझसे मुँह मत मोड़िए। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर तीनों भाई भी कमरे में आ गए और माँ के कदमों में गिरकर रोने लगे। राकेश ने उनके घुटने छू कर रोते हुए कहा, माँ जी हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हम पैसों की हवस में अपने स्वर्ग को ठोकर मारने लगे थे। आपने पापा जी की इज्जत के लिए सब कुर्बान कर दिया और हम गुनहगार बेटे कदर ना कर सके। हमें माफ़ कर दें। हम वादा करते हैं कि आज के बाद इस घर में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। निशा और किरण भी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। शर्मा जी के खुलासे ने सबके दिल हिला दिए थे और एहसास दिलाया था कि असल दौलत मकान नहीं बल्कि वो माँ होती है जो बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। माँ जी ने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा। मुझे गले से लगाकर उन्होंने तीनों बेटों को पास बिठाया और नरम आवाज में बोली, मेरे पागल बच्चों, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। मैंने जो किया तुम लोगों के लिए ही किया। मुझे इस घर से लगाव नहीं था, बस चाहती थी कि तुम लोग प्यार से रहो। उन्होंने राकेश की तरफ देखकर कहा, विरासत सिर्फ ईंट गारे की नहीं होती, असल विरासत संस्कार होते हैं। तुम्हारे पापा जी दूर की सोच वाले थे। वो जानते थे पैसा इंसान को अंधा कर देता है। वो नहीं चाहते थे कि तुम दुश्मन बन जाओ, इसीलिए ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी। खुशी है कि आज सबको गलती का एहसास हो गया। तुम सब मेरे बेटे हो और ये मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये सब तुम्हारा ही है। माँ जी की प्यार भरी बातों ने घर की सारी कड़वाहट धो डाली। आदित्य और समीर ने आगे बढ़कर माफ़ी मांगी और वादा किया दुकान पर मिलजुल कर काम करेंगे। निशा और किरण ने भी माँ जी के हाथ चूमे और रोते हुए अपनी साजिशों की माफ़ी मांगी। माँ जी ने सबको खुले दिल से माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद घर का नक्शा ही बदल गया। निशा और किरण की चालें खत्म हो गई और वो तमीज से रहने लगी। भाइयों ने मिलजुल कर कारोबार संभाला और मुनाफा माँ जी के हवाले करते रहे, जिसे वो गरीबों में बांट देती। मैंने भी खुद को बदल लिया था। अब मैं बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह उनका ख्याल रखती थी और अभी तो वैसे ही दादी का दीवाना था। इस घर की दीवारें जो कल तक लालच की गवाह थी, आज मोहब्बत और सम्मान से जगमगा रही थी।
हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। दुनिया की कोई भी जायदाद उन बुजुर्गों की प्रार्थनाओं से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती, जो अपना सब कुछ लुटाकर भी हमारी खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।